नहीं सर, वो थोड़ा सा। राघवेंद्र जी भी आ गए हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। काफी कम संख्या हो रही है आप लोगों की, मतलब ऐड नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या। हो सकता है सर, और कुछ लोग तो सर लगता है क्लास में मतलब कभी क्लास ही नहीं किए, वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ग्रुप में है बस। हाँ, नहीं करना चाहिए। देखते हैं, उनके बारे में कुछ निर्णय करेंगे। क्या होता है कि जब कोई समस्या बड़ा रूप लेती है तो फिर उसका जो है निराकरण करना पड़ता है। अभी क्या स्टार्टिंग हुई है, इसलिए थोड़ा वो नहीं, थोड़ा सा और समय हो जाएगा तो फिर बोलेंगे कि भाई क्लास तो अटेंड करो। कम से कम इतनी सुविधा दिया है कोरोना ने कि घर से बैठ के क्लास अटेंड करना है, उसमें भी नहीं कर रहे हैं। बताओ, जो डिग्री मास्टर डिग्री आप ले रहे हो जर्नलिज्म की, कोई मामूली डिग्री थोड़ी है, बताओ हैं। जी सर। हाँ, उसको पूरे ईमानदारी से करना चाहिए क्लास अटेंड। तो चलो अपन शुरू करते हैं फिर, है ना। अब जो लोग ऐड होंगे तो बीच में ऐड हो जाएंगे। सर, आप जो पिछले क्लास में बताए तो उसका हल्का सा एक मतलब थोड़ा सा बता दीजिएगा ना सर। एक रिक्वेस्ट और थी सर, टॉपिक वाइज नोट्स नहीं मिले सर, टेस्ट आने वाले हैं सर, प्लीज दिलवा दीजिए। नहीं, वो आज डाल देंगे हम, है ना। अभी ये जो है ना, आज अपन जो है वो मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरी पे बात करेंगे, ठीक है ना। और फेस्टिंजर थ्योरी जो है इसकी बात करेंगे। और सिलेबस आप लोगों ने सबने ले लिए हो ना। हाँ सर। हाँ, तो इसमें आप देखिए 1.4 जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टिव एक्सपोजर, है ना। सिलेक्टिव परसेप्शन एंड सिलेक्टिव रिटेशन, ये इस पे अपन जो है वो कल बात करेंगे। आज अपन जो है मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरी पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये है जनमाध्यम व्यवस्था पर निर्भरता का सिद्धांत। तो इसको हिंदी में कहते हैं जनमाध्यम व्यवस्था पर निर्भरता का सिद्धांत, मास मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरी, है ना। इसमें मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरी दिया है 1.5, है ना। तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जो है वो बाल राकेश और डी फ्लियोर के द्वारा जो है 1976 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत को इन्होंने बनाया कि जनमाध्यम व्यवस्था के सिद्धांत को बाल राकेश और डी फ्लियोर ने सर, क्या नाम है इसका? सर एक बार इंग्लिश में बोल दीजिए। बाल राकेश, है ना सर, थ्योरी का जनमाध्यम व्यवस्था पर निर्भरता का सिद्धांत, है ना, मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरी, है ना, या मीडिया व्यवस्था पर निर्भरता का सिद्धांत, कि मीडिया व्यवस्था पे निर्भरता कैसे रहती है आम जन की। मीडिया पे आपकी डिपेंडेंसी है क्या? नहीं है, हर व्यक्ति की मीडिया पे निर्भरता होती है। तो ये सिद्धांत बाल राकेश और डी फ्लियोर ने प्रतिपादित किया, और उन्होंने ये रिसर्च करके ये बात निकाल कर सामने लाए कि हर व्यक्ति जो है, चाहे वो कोई समूह हो, चाहे समाज का हर व्यक्ति की निर्भरता जो है वो मीडिया पे होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बाल राकेश और डी फ्लियोर के द्वारा 1976 में इसको बनाया गया। और ये जो है
हाँ, आवाज आ रही है? सर अभी आ रही है, बीच में कुछ भी नहीं अरे हो रहा। वो बीच में कॉल आ गया तो हमने उसको काट दिया, बात नहीं किया, है ना? अच्छा। तो अचानक जब आप लोगों की क्लास लो तो कोई कॉल आता है तो वो बंद हो जाता है। तो ये जो सिद्धांत है जनमाध्यम व्यवस्था पर निर्भरता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बाल राकेश और डी फ्लियोर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उन्होंने ये माना कि समाज के सदस्यों की जनमाध्यमों पर बहुत अधिक निर्भरता है। समाज के जो सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य, उनकी जनमाध्यम मतलब आप समझ रहे हो ना, मीडिया, है ना? जनमाध्यम मतलब मीडिया, जिनके माध्यम से जनता तक सूचनाएं जाती हैं या मैसेज जाते हैं। तो जनमाध्यमों पर समाज के प्रत्येक सदस्य की या सदस्यों की बहुत अधिक निर्भरता होती है और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध, एक समूह का दूसरे समूह से संबंध, या अपन कह लें एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति से संबंध, है ना, इस निर्भरता के सिद्धांत को प्रमाणित भी करता है ना? आप देखते हैं इंटरकल्चर कम्युनिकेशन जो आपका आगे सेमेस्टर में सब्जेक्ट होगा, दूसरी संस्कृतियों से आप परिचित होते हैं, है ना? तो आप कई बार आप देखिए कि वहां की संस्कृति से आप जो है वो जनमाध्यमों के द्वारा परिचित होते हैं, ठीक है ना? जैसे आज आप देखें कि आप, ठीक है, अपन लोग उत्तर भारत में रहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के चाहे वो तीज त्योहार हो, चाहे वहाँ का रहन सहन हो, वहाँ का खान पान हो, वहाँ की वेशभूषा हो, आपको जो है वो जनमाध्यमों से वहाँ की संस्कृति की जानकारी होती है। आपने वो एक पिक्चर देखा होगा, कौन सी थी वो, साउथ पे बनी थी वो, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण थी, मेरे को तो फिल्म का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। वो जिसमें चेन्नई एक्सप्रेस, हाँ, ऐसी कुछ पिक्चर थी, है ना? तो अब देखिए कि वहां पे जो है वो लुंगी पहनने का कल्चर है, लोग वहाँ लुंगी पहनते हैं, है ना? और वो पता नहीं, शायद वो गाना भी उसमें है, शायद वो लुंगी डांस उसी फिल्म का है क्या? हाँ सर, है गाना। हाँ, तो जन माध्यमों से क्या होता है कि आपका जो है चाहे वो ग्रुप हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्कृति हो, तो एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से भी संबंध जो है वो होता है और लोग एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानते हैं, है ना? तो ये जो सिद्धांत है इस बात को प्रमाणित करता है और इस सिद्धांत में ये माना गया कि आधुनिक शहरी औद्योगिक समाज का श्रोता जन माध्यमों द्वारा दी जा रही सूचनाओं पर काफी हद तक निर्भर है, ठीक है ना? अपन शहरी समाज की बात करें तो जो शहरी समाज है, आधुनिक शहरी औद्योगिक समाज का जो ऑडियंस है, वो इन जन माध्यमों द्वारा देने वाली सूचनाओं पे काफी हद तक निर्भर रहता है, क्योंकि यह विकसित समाज अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों और जो वाणिज्यिक व्यवहार करते हैं, है ना, इसमें भी अधिकतम विश्वसनीय और नवीनतम जानकारी की आवश्यकता वो जो है वो महसूस करता है। तो आप देखिए कि आपके जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं, उनमें तक आप जन माध्यमों पर डिपेंड रहते हैं। जन माध्यमों के द्वारा आपको जो है जानकारी प्राप्त होती है कि भाई मोबाइल का एक नया सेट आया है जिसमें कुछ एडवांस फीचर हैं, ठीक है ना? तो ये आपका वाणिज्यिक व्यवहार हो गया। व्यापारिक व्यवहार जो आप करते हैं, मार्केट से खरीद फरोख्त करते हैं, तो आप विज्ञापन देखते हैं टेलीविजन में और विज्ञापन के माध्यम से आपका व्यवहार परिवर्तित होता है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है ना? तो और आपके जो दैनिक जीवन में जो भी आप करते हैं, है ना, चाहे आपके वो व्यवहार हो, है ना, तो भाषा के माध्यम से आपके व्यवहार में भी बदलाव आता है। बहुत सारे शब्द आपको जो है वो मीडिया के माध्यम से पता चलते हैं। तो भाषा को सिखाने में भी जो है वो मीडिया की भूमिका होती है। तो मीडिया के माध्यम से भाषा को सीखा भी जाता है। अब जैसे आप ये देखिए कि अब डिमोनेटाइजेशन, है ना, ये नोटबंदी से पहले आपने ये शब्द जो है वो नहीं सुना होगा, ठीक है ना? नोटबंदी जब 2000 कब हुई थी, ये 16 में हुई थी ना? आवाज आ रही है क्या? नहीं,
आ रही है सर। हाँ सर, 16 में ही हुई थी। हाँ हाँ, तो कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार जन्म ले लेते हैं, मतलब रहते तो हैं वो, लेकिन वो चलन में नहीं रहते हैं, समाज में वो उनका उपयोग नहीं होता है। लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग आपको पता नहीं होती है, और वो आपके आचार व्यवहार में भी वो यूज में नहीं होते हैं। लेकिन मीडिया के माध्यम से मीडिया की भूमिका भाषा सिखाने में भी बहुत होती है लोगों को। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन देख लो, है ना, या जब से उदारीकरण आया तो आपको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ऐसे शब्द जो है वो आपको मीडिया के माध्यम से जनता तक आते हैं, या आम लोग जो मीडिया पे डिपेंडेंसी, इसीलिए ये सिद्धांत ये कहता है कि मीडिया पे जो है वो डिपेंडेंसी होती है प्रत्येक सदस्य की समाज के, है ना। तो भाषा को सिखाने में भी, और कई ऐसे वर्ड्स जो रहते हैं जिनके मीडिया के माध्यम से आपको उनके बारे में पता चलता है। तो जो हमारा जो शहरी समाज है ना, वो क्या करता है कि जो भी नई जानकारी होती है, जो विश्वसनीय जानकारी होती है, वो सब मीडिया के माध्यम से लेने के लिए हमेशा उसकी आवश्यकता महसूस करता है, और उसी के माध्यम से वो जो है अपने आचार व्यवहार को जो है वो आगे बनाता है और ढालता है। उसी से जो है वो समाज का विकास होते जाता है, उसी को हम कहते हैं कि समाज डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि जो है वो स्वच्छता को लेके आपको जनमाध्यम के माध्यम से पता चलेगा, है ना। या अभी मान लीजिए कि कोरोना आया, तो कोरोना में क्या क्या सावधानियां रखना है, कैसे स्वच्छता रखना है, या पल्स पोलियो अभियान जब चलता था तो उसके बारे में जो है वो जनता को अवेयर किया जाता था। तो पोलियो के बारे में कि कितने साल तक के बच्चे को कब कब और कितनी कितनी खुराक पिलाना है ना। तो ये सब जानकारी जो है वो इनके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचती है, और आम जन उससे जो है वो अपनी जिज्ञासा का समाधान करता है और लाभान्वित होता है, ठीक है ना। तो ये जो जनमाध्यम व्यवस्था पर निर्भरता का सिद्धांत है, ये जनमाध्यम श्रोता और समाज के त्रिपक्षीय संबंधों पर बहुत अधिक जोर देता है, ठीक है ना। ये तीनों का जो एक संबंध है, इन तीनों के संबंधों पे जोर देता है, और ये तीनों इकाइयों की आवश्यकताएं जनमाध्यमों पर उनकी निर्भरता की मात्रा को बढ़ाने या कम करने का काम करती है। तो समाज के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया जो है सदैव क्रियाशील रहती है, समाज के अंदर परिवर्तन हमेशा चलते रहता है। और यदि हम देखें तो जो आधुनिक युग है, इस युग में जनमाध्यमों पर जो निर्भरता की मात्रा का स्तर जो है वो काफी बढ़ा हुआ है या काफी ऊंचा है, ठीक है ना। और जनमाध्यम व्यवस्था जो है वो स्वयं सूचना कार्यों की संख्या और उनके द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों से भी भिन्न है, ठीक है ना। तो आधुनिक जो हमारा शहरी औद्योगिक समाज है, इसमें जनमाध्यम कई कार्य करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, है ना। जैसे आप ये देखिए कि क्या करते हैं, सरकार और जनता को राजनीति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, है ना। सरकार और जनता के बीच में एक जो है वो ब्रिज का काम भी करते हैं, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, ठीक है ना, वो सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार के द्वारा जो जनता के लिए जो जो योजनाएं लाई जाती हैं, उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं लाई जाती हैं, तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई जाती हैं, उन योजनाओं के आम जन के कल्याण के लिए क्या काम कर रही है सरकार, उन सारी जानकारी जो है वो जन माध्यमों से आम जनता को मिलती है ना। तो ये जो सब जानकारी जैसे उपलब्ध कराती है राजनीति के बारे में, उसका उद्देश्य ये होता है कि लोकतांत्रिक चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं वो संचालित हो सकें, लोकतंत्र मजबूत हो, और लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में मीडिया जो है वो अपना कार्य करती है ना। आपने सुना होगा कि आपातकाल के समय जो है वो अधिकतम वास्तविक स्थिति का इसी प्रकार से प्रकटीकरण हुआ था, मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी मिली, है ना। इसके अलावा आप ये देखिए कि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है ना। इसमें भी सहायता करने वाली सूचनाएं जो हैं वो उपलब्ध कराती है मीडिया, और स्वस्थ और सार्थक मनोरंजन भी
आम जन को उपलब्ध कराना और समय समय पर आवश्यक समय का उपयोग करते हुए व्यक्ति आम दर्शकों की मांग के अनुसार कार्यक्रमों का प्रसारण भी करती है। तो इसका उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना होता है ना। तो ये जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे बाल राकेश और डी फ्लियोर ने ये सुझाव दिया कि जैसे जैसे समाज अधिक जटिलता निर्मित करता है, माध्यम तकनीक और अधिक जटिलता निर्मित करती है ना। और वैसे वैसे जन माध्यम और अधिक विलक्षण कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब समाज में जितना ज्यादा विकास होता है तो जन माध्यम जो है उसके अनुसार अपने कंटेंट वो जो प्रसारित करते हैं उसमें बहुत वैरायटी हो जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे समाज में जटिलताएं निर्मित होती हैं तो माध्यम तकनीक और अधिक जटिलता निर्मित करती है और जन माध्यम जो है वो और अधिक विलक्षण कार्य करते जाते हैं। कि जब समाज विकसित होगा तो समाज के लोगों की मांग बढ़ेगी, है ना। मांग मतलब उनकी रुचि के अनुसार कार्यक्रमों का प्रसारण, जागरूक होते हैं ना, तो जितनी ज्यादा जागरूकता होगी मीडिया उतनी ज्यादा सक्रिय होगी, ठीक है ना। और वो आप देखिए कि आज से आप 10-20 साल पहले जाइए तो उतने कार्यक्रम या उतने चैनल्स की जितनी ज्यादा संख्या बढ़ी है 2000 के बाद, है ना, 2005 के बाद और तेजी से बढ़ी है ना। तो अब मैगजीनों की भी बहुत सारे विषयों की मैगजीन होने लगी है ना। पहले जो है वो लिमिटेड विषय होते थे कि अध्यात्म की 1-2 मैगजीन निकलती थी, 1-2 स्पोर्ट्स की निकलती थी, 1-2 फिल्म की, महिलाओं की जैसे वो मेरी सहेली है, या 1-2 महिलाओं की मैगजीन जो है। लेकिन अब आप देखिए कि महिलाओं की पत्रिकाएं बहुत सारी हो गई, बच्चों से संबंधित पत्रिकाएं बहुत सारी हो गई हैं, खेल से संबंधित, फिल्म जगत से संबंधित हो गई है ना, व्यापार जगत से संबंधित। तो इसी प्रकार आप चैनल देखिए कि चैनल पहले जो है वो नेशनल चैनल जो होते थे वो आजकल अपना दायरा बढ़ा के रीजनल में भी आ गए हैं, है ना, क्षेत्रीय। जैसे आप देखिए ईटीवी के बहुत सारे रीजनल चैनल हैं, वो हर प्रदेश का उनका जो है अपना है ना। सहारा समय आपने देखा होगा चलता था, उसका बीच में आया था, है ना। इसके अलावा और भी जो चैनल है वो जैसे जी वाले हैं, तो जी वालों ने भी जो है वो रीजनल चैनल अपने जो है वो स्थापित किए हैं। तो अब उसमें जो है उनके कंटेंट में भी विविधता आई है। अब वो व्यापार से लेके व्यापार को फोकस करेंगे तो व्यापार का एक अलग उनका जो है वो चलेगा कि भाई जी बिजनेस चलता है जैसे, है ना। तो वो जो है वो अच्छा, बहुत सारे चैनल जो है वो विषयों को लेके जो है वो प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। तो जैसे रियल एस्टेट को लेके आप देख लीजिए, या आपका ये जो ऑटोमोबाइल को लेके देख लीजिए, तो इस टाइप के जो प्रोग्राम है वो चैनल वो करते हैं। तो इनके कंटेंट में जो है वो विविधता आती है, ठीक है ना। बीच में अगर किसी को कोई मन में प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। मैं जो बता रहा हूँ, अगर किसी को कोई इसमें मतलब अचानक कोई प्रश्न उठे तो आप पूछ सकते हो, है ना। तो जन माध्यमों की जो सूचनाओं पर निर्भरता जो है वो श्रोता समाज की जो इंटरेस्ट है, जो आपका ऑडियंस है, उसके जो अभिरुचि है उस पर भी निर्भर करती है ना। अब जैसे आप ये देखिए कि कुछ लोगों को जो है वो खेल में रुचि रखते हैं, है ना। तो कुछ लोग जो है उनको शेयर बाजार में रुचि रहती है, शेयर व्यवसाय से संबंधित कामों में रुचि रहती है, किसी को स्पोर्ट्स में रुचि रहती है, कुछ लोगों को जो है वो कम्युनिटी की जो गतिविधियां होती हैं, सामुदायिक गतिविधियां होती हैं, उनमें रुचि रहती है ना। कुछ लोगों को राजनीतिक खबरों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं। तो कुछ लोग कल्चरल, कुछ लोग धार्मिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं, है ना। तो वे लोग ये महसूस करते हैं कि जो भी जन माध्यम है वो इन सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी देते रहें, है ना। तो अब आप ये देखिए कि चुनाव में जो है इसी चीज को ध्यान में रख के जो लोग हैं वो दूसरी ओर अपना ओपिनियन बनाते हैं और उसके अनुसार जो है वो चुनावी प्रक्रियाएं जो हैं वो संचालित होती हैं और लोकतंत्र मजबूत होता है। दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो देश और समाज की स्थितियों और समस्याओं में रुचि नहीं रखते हैं,
है ना। कुछ लोग देश और समाज की स्थिति और देश में क्या समस्याएं चल रही हैं उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो जनमाध्यमों से अपेक्षाएं करते हैं कि समस्याओं को बिल्कुल सटीक और सही जानकारी जनमाध्यमों के द्वारा मिले, और वो उस पर जो है बातचीत भी करते हैं अपने अपने समूहों में, और उस पर डिबेट करते हैं, बात करते हैं। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता कि भाई देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, और ना ही वो किसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जागरूक रहते हैं, है ना। तो किसी व्यक्ति विशेष की निर्भरता को प्रभावित करने वाले कारकों का स्पष्टीकरण ये जो बाल राकेश और जो डी फ्लियोर हैं, इन्होंने इस के माध्यम से किया, मीडिया व्यवस्था पे निर्भरता के सिद्धांत। तो इस प्रकार आप ये देखिए कि जो बाल राकेश और डी फ्लियोर का जो जनमाध्यम निर्भरता का सिद्धांत है, वो इस प्रकार के जो त्रिपक्षीय संबंध है, श्रोता, है ना, समाज। ये त्रिपक्षीय मतलब क्या हुआ? मतलब ये तीन हुए ना, एक मीडिया हुआ, जनमाध्यम, दूसरा समाज हुआ, और तीसरा आपका ऑडियंस हुआ, ठीक है ना, श्रोता जो हुआ आपका या दर्शक हुआ। तो ये तीनों को मिलके, इन तीनों को ध्यान में रख के इन्होंने इस सिद्धांत को बनाया। सर मीडिया और दर्शक ये दो ही हुआ ना? मीडिया और दर्शक, दर्शक हाँ, तो अलग चीज, दर्शक अलग चीज हुआ ना, मीडिया अलग चीज हुआ, समाज अलग चीज हुई। समाज जो है वो एक बड़ा रूप है श्रोताओं का, दर्शकों का एक बड़ा रूप मिलके समाज बनता है, ठीक है ना। तो ये जो सिद्धांत है ये तीनों संबंधों पर जोर देता है और उसे ही निर्भरता का कारण मानता है ना। इस कारण वह यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, जो आगे एक सिद्धांत है उपयोगिता और परितुष्टि का सिद्धांत, इससे भिन्न है, ठीक है ना। और यूजेस और ग्रेटिफिकेशन थ्योरी का जो सिद्धांत है वो संकुचित रूप में लोगों की व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर जोर देता है, लेकिन ये जो है ये संपूर्णता पे जोर देता है, ठीक है ना। तो ये जो सिद्धांत है वो तीनों पक्षों पे ध्यान देके बात करता है ना। तो उसमें व्यक्ति विशेष की निर्भरता को प्रभावित करने वाले कारकों का भी स्पष्टीकरण है, ठीक है ना। अब इसमें अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप इसमें बात मेरे से पूछो, नहीं तो इसकी अपन थोड़ी अवधारणा पे बात करते हैं, है ना। मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी जो बताएं आप, तो सर ये मतलब मीडिया के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचता है तो वो समाज के लोगों तक पहुंचता है, तो वही ना हुए श्रोता। तो फिर समाज और श्रोता दोनों अलग अलग कैसे हुआ? समाज और श्रोता ऐसा है कि देखो, श्रोता जो है वो आपका एक व्यक्ति को आप श्रोता कह सकते हैं, लेकिन जब समाज होगी तो ग्रुप ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस का समूह, ठीक है ना। जब समाज कोई एक नहीं होता है, समाज जो है वो बहुत सारे श्रोताओं से मिलकर बना होता है। उसमें हो सकता है वो आपका साउथ का भी हो सकता है, नॉर्थ का भी हो सकता है, ईस्ट का भी हो सकता है ऑडियंस आपका, और वेस्ट का भी हो सकता है। तो विभिन्न संस्कृति और विभिन्न समुदाय के लोग मिलकर समाज बनती, ठीक है ना, है। हाँ सर, पर ये त्रिपक्षीय कैसे हुआ? तीन पक्ष ऐसे हुआ कि एक आ गया आपका मीडिया हो गया, दूसरा समाज, और तीसरा श्रोता हो गया, क्योंकि मीडिया का अपना टारगेट ऑडियंस होता है, ठीक है ना। मीडिया अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के अपने कंटेंट या कार्यक्रमों का निर्माण करती है, प्रसारण करती है, ठीक है ना। अपने टारगेट को ध्यान में रख के अपने कार्यक्रमों का निर्माण करती है। समझ में आया? वो मतलब टारगेट ऑडियंस जो है वो श्रोता हो गया, और उसके अलावा जो मतलब समाज हुआ। हाँ, तो जब बहुत आपका जो प्रसारण है वो बृहद रूप में होगा तो वो समाज, ग्रुप ऑफ ऑडियंस, बहुत सारे श्रोताओं से मिलकर समाज का निर्माण होता है,
तो समाज को भी ध्यान में रखा जाता है। समझ में आया है? अब इसमें देखो कि श्रोता समाज में जो है वो जन माध्यमों का सूचनाओं पर निर्भरता, सर श्रोताओं तो की एक अकेले श्रोता तक तो कभी कोई इंफॉर्मेशन जब भी पहुंचेगा तो वो ग्रुप ऑफ ऑडियंस में ही पहुंचेगा ना। हाँ, मतलब ग्रुप ऑफ ऑडियंस तो नहीं, आप उसको ऐसा मत सोचो कि आप जो है वो केवल श्रोता को ध्यान में रख के पहुंचा रहे हैं, आप तो समाज को ध्यान में रख के पहुंचा रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ये जो है श्रोताओं की अभिरुचियों पे आधारित होती है। अब इसमें जैसे हमने बताया कि सबकी रुचि अलग अलग हो सकती है, किसी की खेल में रुचि हो सकती है, किसी की जो है वो सामाजिक गतिविधियों में रुचि हो सकती है, किसी की धार्मिक गतिविधियों में रुचि हो सकती है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जब सबकी अलग अलग रुचियां होती हैं तो जन माध्यम जो है अपने उनके कंटेंट में विविधता आती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन ऑडियंस की बात करें तो उनको पता है कि भाई हमारे ये जो ऑडियंस है ये प्राइम टाइम का समय है, इसमें जो है वो राजनीतिक खबरों को लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो वो उस समय जो है वो उस समय उस टाइप की खबरों का ज्यादा वो होगा। लेकिन आप देखिए दोपहर के समय में उनको मालूम है कि इस समय में लोग बिजी रहते हैं, कम दर्शक रहते हैं, वो उससे पता चल जाता है कि कितने टीआरपी इस कार्यक्रम की चल रही है। तो उस समय आप देखिए कि खेल से संबंधित या इस टाइप की कुछ खबरें चलती हैं। बाकी उसमें देखिए आप चैनलों में उतनी महत्वपूर्ण खबरें नहीं चलेंगी, लेकिन प्राइम टाइम में देश में उस समय यदि उस दिन में कोई महत्वपूर्ण कोई घटना घटित हुई है या महत्वपूर्ण कोई कार्यक्रम हुआ है तो वो जो है उस समय वो कार्यक्रम चलता है। तो ये जैसे कि हमने बताया कि कुछ लोग जैसे खेल में रुचि रखते हैं, कुछ लोग शेयर बाजार में रखते हैं, है ना, कुछ लोग जो है वो सामूहिक गतिविधियों में, कुछ राजनीतिक गतिविधियों में, कुछ सांस्कृतिक। तो इस प्रकार से सबके अलग अलग वो आपका जो है रुचि के अनुसार आपके वो टारगेट ऑडियंस हुए, वो श्रोता हुए आपके। लेकिन जब कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जो बृहत स्तर पे होता है तो वो सारे लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए प्राइम टाइम में कोई महत्वपूर्ण घटना से संबंधित खबर आ रही है तो वो प्राइम टाइम में ही चलेगी वो। तो ये जो सिद्धांत है ये यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी से भिन्न है, क्योंकि यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो संकुचित रूप से लोगों की व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर जोर देता है, लेकिन ये बृहत स्तर पे देता है। अब अपन जन माध्यम व्यवस्था पे जो निर्भरता का सिद्धांत है ना, इसकी अपन अवधारणा की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया सिस्टम डिपेंडेंसी थ्योरी, है ना। तो ये जो सिद्धांत की अवधारणा है ये निर्भरता सिद्धांत से केंद्रित होने की अवधारणा के अनुरूप है, और यह मुद्दा जो है इसका निर्धारण जो है वो एजेंडा सेटिंग से महत्वपूर्ण कारक है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई विशेष रुचि या संदेश श्रोता की जागरूकता, भावना और व्यवहार पर हावी होता है ना। तो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताओं में से सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में दुविधा की अवस्था में कमी करना। तो ये जो बाल राकेश और डी फ्लियोर ने ये स्पष्ट किया है कि वर्तमान जटिल संरचनात्मक समाज में कई ऐसे विषय हैं जिनके बारे में लोग अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं और प्रतिक्षण नई अनिश्चित परिस्थितियां बनते रहती हैं। तो ये जो दुविधा है या अपन कह लें कि अनिश्चय की स्थिति व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करती है, इसलिए लोग इस तनाव को दूर करने के लिए भी जन माध्यमों का सहारा लेते हैं, और जन माध्यमों की यह जो विशेषता है उसे एक शक्ति प्रदान करती है, और इस प्रकार लोगों का मनोरंजन होता है और लोग जन माध्यमों पर निर्भर रहते हैं। ये इसके पीछे एक ये भी अवधारणा इस सिद्धांत की है कि बहुत सारी स्थिति जब ऐसी निर्मित होती है समाज में या लोग श्रोताओं के बीच में कि वो एक ऐसी स्थिति में कई बार तनाव की स्थिति में रहता है, तो वो जन माध्यमों से अपने
मनोरंजन करता है। तो ऐसी दुविधा में, जब ऐसी दुविधा उसके समक्ष उत्पन्न होती है, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, वो जन माध्यमों से मनोरंजन का सहारा भी लेता है और अपना तनाव कम करता है। तो समझ में आया डिपेंडेंसी थ्योरी? मीडिया की मतलब कुल मिला के इसको आप सरल अर्थों में ये समझो कि मीडिया पे आज का जो आधुनिक शहरी या औद्योगिक समाज जो है, वो मीडिया पे डिपेंडेंसी उसकी है और मीडिया के माध्यम से वो सीखता है, ठीक है ना, और उसके कार्य व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये है इसका है? सर अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है जैसे मतलब तो वो किसी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को टारगेट करता है, जैसे कि इंटरटेनमेंट का शो आता है सर एक एबीपी न्यूज पे, मतलब तो वो उसका जो टारगेट ऑडियंस होगा वो न्यूज तो उसी तक ना पहुंचेगा, तो फिर इसमें हमेशा ये त्रिपक्षीय होगा क्या? होगा ना। अब ये बताओ आप कि भारत में अब मैं परसेंटेज तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी 70% मान लीजिए आप, तो ये मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, क्योंकि हाँ जो बहुत हायर सोसाइटी है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1 घंटा बैठ के टेलीविजन देखे, या आधे घंटे का शो चल रहा है या 1 घंटे का, है ना, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो वो कार्यक्रमों का जो निर्धारण अधिकतम श्रोताओं को ध्यान में रख के करते हैं, जिनका परसेंटेज ज्यादा होता है। जो टेलीविजन दर्शक जो होते हैं ना, वो एक आप ये देखिए कि जो बहुत लोअर क्लास लोग हैं, जो सोसाइटी में नीचे लोग हैं, वो मेहनत कश लोग जिनको अपन कहते हैं, है ना, वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो है रात में जो है टेलीविजन वगैरह ज्यादा देर तक देखें। वो अपनी मेहनत करके अपना जल्दी सो जाते हैं, ठीक है ना, अपना काम करके। लेकिन और जो हायर सोसाइटी है उसके पास इतना समय नहीं है कि वो टेलीविजन देखे। लेकिन जो 70% मिडिल क्लास फैमिली है, या 60% अपन मान लें, जो संपन्न है, मतलब मिडिल क्लास कह लें, ना तो वो पुअर है ना वो रिच है बहुत, है ना, तो ये ऐसे लोगों को ये जो है ध्यान में रख के कार्यक्रम और मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रमों का निर्माण जो है वो जन माध्यम करते हैं। आया समझ में? तो वो जो है देखते हैं कि भाई कितने परसेंट जो है व्यूअर टेलीविजन को देख रहे हैं, उसी के अनुसार कार्यक्रमों का निर्माण होता है। समझ में आया? इसमें किसी को कोई प्रश्न? तो ये क्या फोन आ गया था फिर किसी का, तो हमने फिर काट दिया। तो कल अपन जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टिव एक्सपोजर, सर ये इस थ्योरी का भी सर नोट्स दे दीजिएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद थोड़ा क्लियर होगा अच्छे से। सर टॉपिक वाइज प्लीज दे दीजिए सर, ऑर्डर में रहेगा तो सर सही रहेगा, सब उसको ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबको दे भी देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है Thank you, फिर, sir. है ना, ठीक ठीक। अनुज का नोट्स है वैसे, डायरेक्ट डालोगे सर्च करोगे मिल जाएगा। इस चीज का ये, हाँ, मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी।
एक्चुअली जो तुम और एक सवाल हम करे जो डाउनलोड भी रिलेशनशिप, किए। वो तुम रिलेशनशिप का कर रही थी ना, जैसे कि कृषि दूरदर्शन का चैनल बन गया है डीडी कृषि, तो अब उस पे शो आ रहा है पर्टिकुलर, तो उसमें शहरी कैसे जुड़ेगा जो किसानी से लेना देना नहीं है, तो वो फीडबैक के थ्रू होता है, और दूसरे दूसरे जो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं उससे होता है। एक होता है अंदर से साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है इंटरेस्ट का, तो वो भी उसमें है। उसमें पूरा चार्ट बना हुआ है, जब तुम देखोगे ब्रिटानिका वाला डाउनलोड कर लेना, उसमें पूरा चार्ट बना हुआ है। चाहिए मतलब कोई वेबसाइट पे है या डायरेक्ट, क्योंकि हम